कैसे हैं आप सभी। आज हम प्लस टू अकाउंटेंसी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका एग्ज़ाम में अच्छा खासा वेटेज है। 80 नंबर के अगर हम पेपर की बात करें तो लगभग 25 से 30 नंबर के क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एकाकी व्यवसाय, साझेदारी, एचयूएफ, सहकारी समिति और कंपनियां, ये सब हमने वहाँ पे थ्योरेटिकल बेस पढ़े थे। एकाकी व्यवसाय को 11th में हमने अकाउंटिंग एकाकी व्यवसाय की देख ली थी। अब हम पार्टनरशिप को अकाउंटिंग बेस देखेंगे, लेकिन इसमें 2-3 चीजें सामने आती हैं कि एकाकी व्यवसाय में ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से साझेदारी का उद्गम हुआ और उन कमियों को साझेदारी में कैसे दूर किया गया, कैसे साझेदारी व्यवसाय में अकाउंटिंग कैसे की जाती है, नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या क्या लेखांकन किए जाते हैं, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय क्या क्या लेखांकन किए जाते हैं, अगर साझेदारी व्यवसाय को बंद करना पड़े या उसका उद्देश्य पूरा हो गया हो, उसका डिसोल्यूशन करना पड़े तो कैसे खातों को क्लोज किया जाता है। हमारे देश में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, जो कि 1 अक्टूबर 1932 से प्रभावी हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर साझेदारी अधिनियम समस्त भारत में लागू होता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से साझेदारी अधिनियम 1932 संपूर्ण भारत में लागू होता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के लागू होने से पूर्व साझेदारी के प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए थे। उसी के आधार पर साझेदारी व्यवसाय का लेखांकन किया जाता था, उसके दिए गए प्रावधानों के आधार पर साझेदारी व्यवसाय का लेखांकन किया जाता था। साझेदारी के अगर हम अर्थ की बात करें तो साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें वो अपनी एक वैधानिक व्यवसाय को चलाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं और उससे अर्जित होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं। अगर हम साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा की बात करें तो साझेदारी की आवश्यकता के ऊपर सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध, अनिश्चित अस्तित्व, एकाकी व्यवसाय की कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण का केंद्रीकरण कर दिया गया, कहीं पर पूंजी कहीं पर प्रतिभा को केंद्रित करके हमने साझेदारी व्यवसाय का निर्माण किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हमारे पास साझेदारी की कुछ 8 विशेषताएं हैं। इसमें पहली है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। जैसा कि हमने अर्थ में पढ़ा था कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी अस्तित्व में ही जब आएगी जब कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर एक वैधानिक व्यवसाय का संचालन करेंगे। तो एक साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास साझेदारों के मध्य अनुबंध। जैसा कि साझेदारी अधिनियम जो है, साझेदारी नियम के अनुसार साझेदारी समझौते का परिणाम, बगैर समझौते के साझेदारी संभव है नहीं। समझौता लिखित और मौखिक हो सकता है, साझेदारों के मध्य एक अनुबंध होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए। समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन भविष्य में होने वाले झगड़ों से बचने के लिए, होने वाले झगड़ों का निपटारा करने के लिए ये अनुबंध, ये समझौता लिखित में कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की परेशानी ना हो। तीसरा आता है लाभों का विभाजन। जैसा कि हमने अभी देखा था, पढ़ा था कि साझेदारी में एक वैधानिक व्यवसाय का संचालन होता है या तो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक साझेदार के द्वारा। तो जब लाभ होते हैं तो लाभों का बंटवारा एक निश्चित अनुपात में, जो कि साझेदारी संलेख, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख, उसके अनुसार उसमें लिखित जो बातें होती हैं उनके अनुसार लाभों का बंटवारा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्यवसाय का होना। साझेदारी की सबसे अच्छी विशेषता है कि साझेदारी में एक व्यवसाय का होना जरूरी है। ये नहीं है कि आपने एक बाइक को मिलकर एक बाइक खरीदी बेच दी, ये व्यवसाय का होना जरूरी है कि आप अगर बाइक खरीद रहे हो बेच रहे हो तो वो निरंतर रूप से होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन बाइक खरीद ली, एक दिन मोबाइल खरीद लिया, एक दिन मोबाइल बेच दिया, व्यवसाय नहीं, व्यवसाय होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन या तो सभी साझेदारों के द्वारा या सभी साझेदारों की ओर से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अधिनियम। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार संचालित की जाती है, जो कि हमारे समस्त भारत में लागू होता है। नेक्स्ट है हमारे पास असीमित दायित्व। साझेदारी में जो सदस्य होते हैं, जो साझेदार होते हैं, उनका दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व का अर्थ है कि अगर साझेदारी में किसी कारणवश साझेदारी के व्यवसाय के दायित्व अधिक हो जाए और संपत्तियां कम हो जाए तो उन दायित्वों की पूर्ति के लिए साझेदारों की निजी संपत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, असीमित दायित्व।
नेक्स्ट आता है पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदारी जैसा कि हमने अभी पढ़ा था असीमित दायित्व, तो उससे मिलता जुलता है, उसका ही हम एक पार्ट कह सकते हैं पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदारी और साझेदार दोनों एक ही हैं, इनका अलग से पृथक अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साझेदारी के प्रकार। साझेदारी में हमारे पास 4 प्रकार की साझेदारी होती है। सबसे पहले दायित्व के आधार पर साझेदारी, दूसरा समय के आधार पर साझेदारी, तीसरा उद्देश्य के आधार पर साझेदारी, चौथा वैधता के आधार पर साझेदारी। हमारे पास साझेदारी के 4 टाइप्स हैं। अगर हम इनके इंटरनल पार्ट की बात करें, दायित्व के आधार पर साझेदारी के अंदर फिर 2 आती है हमारे पास, सीमित दायित्व वाली साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। इसी तरह से समय के आधार पर अगर हम बात करें तो फिर 2 आती है, अनिश्चितकालीन साझेदारी और निश्चितकालीन साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। वैधता के आधार पर अगर हम बात करें तो वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। तो हम आज एक बार इनके बारे में छोटे मोटे तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दायित्व के आधार पर साझेदारी के हमारे पास 2 प्रकार हैं, एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी और एक असीमित दायित्व वाली साझेदारी। सीमित दायित्व वाली साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी अधिनियम 1932 के बाद हमारे देश में सीमित दायित्व वाली साझेदारी की बहुत ज्यादा मांग हुई। क्यों? क्योंकि साझेदारी में हमने विशेषताओं में पढ़ा था असीमित दायित्व, मतलब साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अगर व्यवसाय में दायित्व अधिक हो जाए और संपत्तियां कम हो जाए तो दायित्व की पूर्ति के लिए साझेदारों की निजी संपत्तियों का प्रयोग किया जाता था। तो उसकी वजह से एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी अधिनियम 2008 हमारे देश में पारित हुआ। उसके बाद से सीमित दायित्व वाली साझेदारी का प्रचलन हुआ। इसमें क्या है, सभी साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, अर्थात साझेदारी और साझेदार दोनों अलग अलग होते हैं। साझेदार का और साझेदारी का पृथक से अस्तित्व होता है। साझेदार के निजी संपत्तियों का साझेदारी से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट आता है असीमित दायित्व, जो कि हमने विशेषताओं में पढ़ा था। असीमित दायित्व वाली साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। हमारे पास समय के आधार पर, इसमें निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी में ऐसी साझेदारी जो एक निश्चित समय के लिए स्थापित की जाती है और जैसे ही वो निश्चित समय पूरा होता है साझेदारी समाप्त हो जाती है। सेकंड आता है हमारे पास अनिश्चितकालीन साझेदारी, जिसमें साझेदारी का समय कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक साझेदारी चलती रहेगी जब तक साझेदार चाहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास उद्देश्य के आधार पर साझेदारी, जिसमें ऐच्छिक साझेदारी है। ऐच्छिक साझेदारी में क्या होता है, विशेष उद्देश्य पूरा होने के बाद भी अगर साझेदारी जारी रहती है तो उसे हम ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं, और जिसे बाद में किसी भी साझेदार, किसी एक साझेदार या सभी साझेदारों की इच्छा पर समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर हमारे पास विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी में क्या होता है कि ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की गई हो और वो विशेष उद्देश्य पूरा होते ही साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। विशेष उद्देश्य जैसे आपने किसी पुल का निर्माण करने के लिए कोई साझेदारी की हो या किसी सड़क का निर्माण करने के लिए कोई साझेदारी की हो, जैसे वो उद्देश्य पूरा होगा विशेष साझेदारी रहेगी, वो साझेदारी हमारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैधता के आधार पर साझेदारी, जिसमें है वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी वो साझेदारी होती है जो भारतीय नियमों के अनुसार स्थापित की जाती है। वैध साझेदारी कहते हैं उन नियमों का पालन करते हुए किसी व्यवसाय का संचालन साझेदारी के रूप में होता है, तो उसे हम वैध साझेदारी कहते हैं। सेकंड आता है हमारे पास अवैध साझेदारी। कौन सी साझेदारी व्यवसाय को अवैध कहा जाएगा, उसके लिए हमारे पास 4 दशाएं हैं। नंबर 1, स्थापना गैरकानूनी। अगर आपकी साझेदारी, आपने साझेदारी व्यवसाय की स्थापना ही गैरकानूनी तरीके से की है, मींस साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों का पालन नहीं किया या उनका उल्लंघन किया है, तो हमारी साझेदारी गैरकानूनी साझेदारी कहलाएगी। सेकंड है साझेदारों की संख्या। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की जो संख्या है वो कम से कम 2 और अधिकतम, साझेदारी अधिनियम 1932 में अधिकतम साझेदारों की संख्या के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 साझेदारी में अधिकतम सदस्यों की संख्या पर रोक लगाता है, और वो रोक है 50 सदस्य। मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 कहता है कि साझेदारी में सदस्य 50 से अधिक, साझेदारी व्यवसाय में सदस्य 50 से अधिक नहीं हो सकते। अर्थात साझेदारी में साझेदार कम से कम, साझेदारों की संख्या 2 और अधिकतम 50 होनी चाहिए। अगर साझेदारों की संख्या 2 से कम मींस 1 रह जाए या फिर 50 से अधिक हो जाए तो भी हमारी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोक नीति या अंतरराष्ट्रीय नीति के विरुद्ध। अगर हमारी साझेदारी की स्थापना राष्ट्र नीति,
लोक नीति के विरुद्ध है या अंतरराष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध या अंतरराष्ट्रीय नीतियों का पालन नहीं किया है तो भी हमारी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाएगी या अवैध साझेदारी होगी। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास साझेदारी में शत्रु राष्ट्र का नागरिक। अगर आपने कोई साझेदारी स्थापित की है और आपने किसी ऐसे साझेदार को साझेदारी में शामिल साझेदार के रूप में कर लिया है जो हमारे शत्रु राष्ट्र की नागरिकता रखता है तो भी हमारी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास साझेदारी के प्रकार। 4 प्रकार थे: दायित्व के आधार पर साझेदारी, समय के आधार पर साझेदारी, उद्देश्य के आधार पर साझेदारी और वैधता के आधार पर साझेदारी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख मतलब एक समझौता, साझेदारी समझौते का परिणाम हमने पूर्व में पढ़ा था। तो जो समझौते के अंदर क्या क्या निहित होना चाहिए, क्या क्या चिन्हित होना चाहिए, वो सारे साझेदारी संलेख में दिया हुआ होता है। साझेदारी व्यवसाय के अंदर जो साझेदारी समझौता है, साझेदारी अनुबंध है, वो लिखित और मौखिक हो सकता है। ये हमने पहले भी देखा था। भविष्य में होने वाले झगड़ों से बचने के लिए उस समझौते को लिखित में कर लेना चाहिए और उनमें क्या क्या बातें निहित होनी चाहिए वो हमारे साझेदारी संलेख में दी गई है। इनको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ऐच्छिक है। साझेदारी अधिनियम 1932 नहीं कहता है कि साझेदारी संलेख लिखित में होना चाहिए या मौखिक होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले आता है साझेदारी फर्म का नाम का पता। साझेदारी फर्म का नाम क्या है और साझेदारी व्यवसाय जो आप कर रहे हो किस एड्रेस पे, किस पते पे है जहां से व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है। नंबर 2, साझेदारों के नाम और पते। आपके साझेदारी व्यवसाय में कौन कौन साझेदार हैं और उनके एड्रेस क्या है, उनके पते क्या है, कहां से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति। जो आप साझेदारी व्यवसाय संचालन कर रहे हो उस व्यवसाय की नेचर क्या है, उस व्यवसाय की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है लाभों का विभाजन। जैसे साझेदारी में साझेदार व्यवसाय करते हैं, निश्चित रूप से लाभ होता है। लाभों का विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आता है साझेदारों की पूंजी। कौन साझेदार कितनी व्यवसाय में पूंजी लगाएगा, किस आधार पर लगाएगा, साझेदारों की पूंजी। नेक्स्ट आता है हमारे पास पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। जो साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगा रहे हैं उनको उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस संबंध में भी साझेदारी संलेख में पूर्व में प्रावधान कर लेने चाहिए ताकि भविष्य में कुछ झगड़ा ना हो। और अगर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो किस दर से उनको ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आहरण की राशि। क्या कोई साझेदार व्यवसाय के संचालन के दौरान, वर्ष के दौरान व्यवसाय से अपने निजी कार्यों के लिए कोई पूंजी आहरित कर सकता है, इस संबंध में भी प्रावधान होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास आहरण और ब्याज के संबंध में प्रावधान। अगर कोई साझेदार व्यवसाय से अपने निजी कार्यों के लिए कोई पूंजी आहरित करता है, पूंजी निकालता है, तो उस आहरण पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान होंगे, उससे ब्याज वसूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर ब्याज वसूल किया जाएगा तो किस दर से ब्याज वसूल किया जाएगा, वो भी हमें साझेदारी संलेख में लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्म के लेखा पुस्तकें रखने की विधि। साझेदारी व्यवसाय में फर्म के लेखा पुस्तकें रखने की कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए। मुख्य तौर पे हमारे पास 2 विधियां होती हैं, एक स्थायी पूंजी पद्धति होती है और एक परिवर्तनशील पूंजी पद्धति होती है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो व्यवसाय में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सी विधि यूज करेंगे पूंजी खाते रखने के। स्थायी पूंजी पद्धति के अंदर हम आमतौर पर 2 खाते खोलते हैं, एक चालू खाता करंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदारों का पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंदर हम केवल एक ही खाता खोलते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास साझेदारों को वेतन। जो साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेंगे उनको उनके संचालन कार्य के लिए क्या कोई वेतन दिया जाएगा और अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, उसका भी हमें प्रावधान कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है साझेदारी की अवधि। हमारे साझेदारी व्यवसाय की अवधि क्या होगी, कितने अवधि तक, कितने समय तक हम व्यवसाय का संचालन करेंगे, किस उद्देश्य तक करेंगे। जैसे कि हमने पूर्व में साझेदारी व्यवसाय के प्रकार पढ़े थे, उसके अंदर भी हमने छोटा सा डिस्कस किया था। साझेदारों के ऋण व उस पर ब्याज के प्रावधान। अगर कोई साझेदार व्यवसाय में पूंजी के अतिरिक्त राशि ऋण के रूप में व्यवसाय में लगाता है तो क्या उस ऋण के संबंध के ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान होंगे, वो भी हमें यहाँ पे पहले ही निश्चित कर लेनी चाहिए और उसकी ब्याज की दर क्या होगी।
नेक्स्ट है पूंजी खाते रखने की विधि, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, दायित्व होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विवादों के निपटारे की विधि। अगर साझेदारों के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो उनको किस तरह से उन विवादों का निपटारा किया जाएगा, उनका कैसे निस्तारण किया जाएगा, वो भी हमारे साझेदारी संलेख में हमें पहले ही लिख लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास नए साझेदार के संबंध में प्रावधान। अगर किसी कारणवश हमें व्यवसाय में नए साझेदार की आवश्यकता महसूस होती है, जैसे व्यवसाय का हमें कार्य क्षेत्र बढ़ाना है, व्यवसाय को वाइड करना है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो प्रबंध की योग्यता रखता है, तो अगर हमें उस नए साझेदार को व्यवसाय में प्रवेश करना है तो प्रवेश के संबंध में क्या क्या प्रावधान होंगे, वो नियम हमें पहले ही यहाँ पे निश्चित कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने व मृत्यु के संबंध में प्रावधान। अगर कोई साझेदार किसी कारणवश व्यवसाय को छोड़ता है, जैसे अब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या वो पूर्ण रूप से अपाहिज हो गया है, कार्य करने की उसमें क्षमता नहीं है, तो वो साझेदारी व्यवसाय से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो अवकाश ग्रहण करता है तो उसके अंतिम निस्तारण के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाएंगी, कैसे उसका निपटारा किया जाएगा, या फिर किसी कारणवश किसी साझेदार की व्यवसाय के संचालन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को किस तरह से अंतिम निस्तारण दिया जाएगा, उसके संबंध में प्रावधान पहले हमें साझेदारी संलेख में लिख लेने चाहिए। नेक्स्ट आता है फर्म के समापन की विधि। अगर हमारा व्यवसाय का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फर्म का समापन किस तरह से किया जाएगा, फर्म के समापन की विधियां क्या होंगी। नेक्स्ट आता है, लास्ट है हमारे पास साझेदार के दिवालिया होने पर। अगर किसी साझेदारी व्यवसाय में कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसके दायित्व की पूर्ति कैसे की जाएगी, क्या व्यवसाय में गार्डर बना मुर्रे का नियम लागू होगा या नहीं होगा। तो ये है हमारे पास साझेदारी संलेख, जिसमें कुछ बातें निहित होती हैं जो साझेदारी व्यवसाय करने से पहले हमें निश्चित रूप से साझेदारों को आपस में लिखकर मौखिक रूप से इनको निश्चित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई साझेदारी व्यवसाय में कोई साझेदार साझेदारी संलेख नहीं बनाता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार इन सब नियमों को हटा दें, इन सबको हटा दें तो हमारे पास 7 नए नियम जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू करता है वो स्वतः ही लागू हो जाएंगे। अगर कोई साझेदारी व्यवसाय साझेदारी संलेख तैयार नहीं करता है तो वो कौन कौन से नियम होंगे। पहला होगा हमारे पास लाभों का विभाजन, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था लाभों का विभाजन। अगर साझेदार आपस में ये निश्चित नहीं करते हैं कि वर्ष के अंत में लाभों का विभाजन कैसे किया जाएगा तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार सभी साझेदारों में लाभों का विभाजन बराबर किया जाएगा। नंबर 2, कोई साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाता है या फिर व्यवसाय से पूंजी का आहरण करता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था आहरण करता है, तो उसको ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही उससे आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब साझेदारी संलेख नहीं है, मींस साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होंगे उन सब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 3, अगर कोई साझेदार व्यवसाय में पूंजी के अतिरिक्त धन ऋण के रूप में लगाता है तो उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेता है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या बोनस या अन्य कोई मेहनताना देय नहीं होगा। कोई भी साझेदार, नेक्स्ट है हमारे पास, कोई भी साझेदार व्यवसाय के कार्यशील समय में किसी भी समय व्यवसाय के खातों का निरीक्षण कर सकता है, उनको चेक कर सकता है और उनकी प्रतिनिधि ले सकता है। और लास्ट है हमारे पास 7वां पॉइंट, साझेदार व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय के प्रबंधन और संचालन में भाग ले सकता है। ये हमारे पास आज टॉपिक था जिसमें हमने साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की आवश्यकता, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार, साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें निहित होती है और अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो उसके अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं वो हमने पढ़े हैं। ये हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको ये सारा टॉपिक अच्छा लगा हो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।